कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने सिपाही सलार या मलिक नाम की उपाधियों से ही संतुष्ट रहा। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की सर्वप्रथम, इसलिए भी इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और दूसरी स्थिति यह है कि इसने बगदाद के खलीफा क्या नाम था? मुस्तनासिर बिल्लाह से 18 फरवरी, इस डेट को आप मोस्टली याद रखेंगे, 1229 ईस्वी को सुल्तान की उपाधि धारण की, यानी कि मान्यता प्राप्त की थी कि यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक है। कब प्राप्त की? 18 फरवरी 1229। और जो मुस्तनासिर बिल्ला था, इसने इल्तुतमिश को एक उपाधि दी, नासिर अमीर उल मोमीन, नासिर अमीर उल मोमीन, यही थी मोमीन, नासिर अमीर उल मोमीन की उपाधि धारण की थी। कहने का मतलब, बगदाद जो था वहां का खलीफा था, जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था, उसका नाम था इसके समय मुस्तनासिर बिल्ला। 18 फरवरी 1229 ईस्वी को इसने मुस्तनासिर बिल्ला से, इसने इल्तुतमिश ने खलीफा के वास्तविक संस्थापक के रूप, खलीफा के वास्तविक शासक के रूप में मान्यता प्राप्त की थी, यानी कि अधिकार पत्र प्राप्त किया था। और मुस्तनासिर बिल्ला ने से एक उपाधि दी थी, नासिर अमीर उल मोमीन, यानी कि ये है, इसका हिंदी अर्थ होता है मुसलमानों का प्रधान या खलीफा का सहायक, इसे याद रखेंगे आप। जैसा ये नाम है ऐसे ये नाम है, तो इसे आप याद रखेंगे। नासिर है, अमीर हो गया, उल्टी हो गई उसे, और मोमीन, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। मुसलमानों का प्रधान या खलीफा का सहायक, इसका हिंदी अर्थ होता है नासिर अमीरुल मोमीन का। तो ये थी इसके मान्यता प्राप्त करने के संबंध में जानकारी। इससे आगे अपन चलेंगे, इससे आगे जो स्थितियां हैं और क्या काम किए इसके अलावा इसमें, उसको देखेंगे। और जो महत्वपूर्ण काम इसके थे उनमें था, इसने सबसे पहले भारत में मकबरा बनवाना शुरू किया। सबसे पहले सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया गयासुद्दीन महमूद के लिए। सुल्तान यानी सबसे पहले मकबरे बनवाए। क्या बनवाए? मकबरे। और मकबरों में कौन सा बनवाया? कौन सा बनवाया पहले? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया पहले, सबसे पहले, और स्वयं का भी इसने मकबरा बनवाया। इसको और आगे विस्तार से पढ़ेंगे अपन। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका काम था, वो थी एकता प्रथा। क्या थी? एकता प्रथा, जो इधर मैंने लिख रखी है। एकता प्रथा
एकता प्रथा, इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, एक बार पुनः सुन लेंगे। एकता प्रथा भारत में सबसे पहले मोहम्मद गौरी द्वारा शुरू की गई और सबसे पहले एकता जो दी गई वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। हांसी अर्थात कोहराम की, कल मैंने बताया था, पिछला वीडियो देख लें यदि आपकी समझ में नहीं आ रही है चीजें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी या कोहराम की सबसे पहले जो एकता थी वो दी गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसकी एकता जो प्रथा थी इसको सुदृढ़ संस्था के रूप में स्थापित किया किसने, इल्तुतमिश ने। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसे समाप्त कर दिया और फिरोज शाह तुगलक ने इसे पुनः शुरू कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने पुनः शुरू कर दिया। ये स्थितियां थी। अब हम पढ़ेंगे एकता क्या है। एकता अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, ये मैंने कल भी बता चुका हूं आपको। अरबी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है भूमि, यानी कि एकता भूमि दान से संबंधित है। ठीक है, तो एकता क्यों ऐसा किया था इसने, तो इसने किया कि भाई जो सैनिकों को नगद वेतन देने के बजाय, सैनिकों को नगद वेतन देने के बजाय क्या किया जाए कि सैनिकों को जो उपजाऊ भूमि है उसका कुछ भाग दे दिया जाए, जिससे वो लगान वसूल कर लें। यदि खुद खेती नहीं करें तो किसी और को दे दें उसको, और वहां से लगान वसूल कर रहे हैं, अपना खर्चा चला सकते हैं। ये जो एकता थी सुल्तान द्वारा निश्चित की जाती थी विभिन्न प्रदेशों में, जो प्रदेश उपजाऊ थी ज्यादातर स्थितियां ये थी। तो एकता आपकी यहाँ तक समझ आई होगी कि एकता जो भूमि दान से संबंधित है। सैनिकों को असैनिकों को दोनों प्रकार के आते हैं, सैनिक और असैनिक। सैनिकों को असैनिक कैसे दी जाती थी, असैनिक मतलब कोई मान लो कोई सैनिक नहीं है और कोई उसने कोई अच्छा काम कर दिया तो उसके लिए भी एकता दी जाती थी। ठीक है, अपनी भैया ये जमीन ले लो और आराम से अपनी खेती करो, या किसी को दे दो, अपना लगान वसूल करो और आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। राजमहल की तरफ से, सुल्तान की ओर से आपको कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। तो ये स्थितियां एकता में निर्धारित की गई, किसके द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा। अब इसमें इल्तुतमिश ने इसे सुदृढ़ व्यवस्था किस प्रकार बनाए, एकता के दो भाग बनाए इसमें। नंबर एक प्रांतीय स्तर की एकता, और नंबर दूसरा बनाया था इसने कौन सा, ग्रामीण स्तर की एकता। जो प्रांतीय स्तर की एकता थी, पहली वाली जो थी प्रांतीय एकता, प्रांतीय एकता के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। दोनों में सिमेट्रियां, एक समझ लीजिए दूसरे में नहीं, उसमें इसमें है तो उसमें नहीं है, इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। तो प्रांतीय स्तरीय एकता में क्या है, प्रांतीय स्तरीय एकता में क्या था, इसमें स्थितियां ऐसी थी कि ये खालसा भूमि से बाहर थी। नंबर एक बात, खालसा भूमि, खालसा भूमि से बाहर थी। नंबर एक बात तो ये, खालसा भूमि कैसी भूमि थी, जो सुल्तान के अधीन वाली भूमि थी। केंद्र के अधीन वाली जो भूमि होती थी उसे क्या कहते थे, खालसा भूमि कहते थे। खालसा भूमि से बाहर थी प्रांतीयता। दूसरी बात, ये जो प्रांतीयता थी इसमें जो प्रशासनिक और राजस्व संबंधी अधिकार थे वो एकताओं को दिए जाते थे, यानी कि इसमें अमीर वर्गों को दी जाती थी प्रांतीयता, अमीर वर्गों को दी जाती थी। किसको दी जाती थी, अमीर वर्गों को, अमीर वर्गों को दी जाती थी। ठीक, और इसमें प्रशासनिक व राजस्व संबंधी अधिकार, प्रशासनिक व राजस्व संबंधी अधिकार होते थे। यानी कि प्रांतीयता खालसा भूमि से बाहर थी, यानी कि केंद्र के अधीन नहीं थी, अमीर वर्गों को दी जाती थी। सैनिक वैनिकों से कोई लेना देना नहीं था इसका। प्रशासनिक और राजस्व संबंधी अधिकार रखते थे ये अमीर वर्ग। तो इसके बाद एकता प्राप्त इस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहा जाता था, मुक्ता कहा जाता था। यानी कि प्रांतों में जिन लोगों को एकता मिलती थी उन लोगों को क्या कहा जाता था, मुक्ता। प्रांतों में जिन लोगों को क्या मिलती थी एकता में क्या कहा जाता, मुक्ता कहा जाता था। अब आते हैं ग्रामीण एकता पर। दूसरा कौन सा था, ग्रामीण एकता। ग्रामीण एकता,
इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें अमीर वर्ग है। ये ग्रामीण एकता में क्या है, इसके बिल्कुल विपरीत है। ग्रामीण एकता खालसा भूमि के अंदर आती थी, यानी कि केंद्र के अधीन थी। यह सैनिकों और असैनिकों को दी जाती थी। दो स्थितियां। इसके बाद इन लोगों को, जिन लोगों में ग्रामीण क्षेत्र में एकता मिलती थी, उनको प्रशासनिक और राजस्व संबंधी अधिकार नहीं थे। मैंने कहा था ना, एक को समझ लीजिए, दूसरे समझ नहीं कर सकता नहीं। दोबारा समझने के बाद, प्रांतिकता खालसा भूमि से बाहर थी, यानी कि खालसा भूमि से बाहर थी मतलब केंद्र के कोई अधीन नहीं थी ये, और अमीर वर्गों को दी जाती थी। और ये अमीर वर्ग प्रशासनिक राज्य संबंधी अधिकार रखते थे सुल्तान के यहाँ। और जो प्रांतों में जिन लोगों को एकता मिलती थी उन्हें क्या कहा जाता था, मुक्ता कहा जाता था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ग्रामीण एकता में अमीर वर्गों को ये सैनिक और असैनिकों को दी जाती थी, खालसा भूमि के अंदर आती थी, प्रशासनिक और राज्य संबंधी अधिकार इसके पास नहीं थे। अब स्थितियां थोड़े इनके अधिकारियों के बारे में बात कर लें, एकता के अधिकारियों के बारे में थोड़ी बात कर लें कि इनमें कौन कौन क्या क्या थे, स्थितियां कैसी थी। तो इसमें दो तीन स्थितियां हैं। एकता का जो शासन है, एकता का शासन, एकता का जो शासन है वो दो प्रकार के व्यक्ति चलाते थे, नायब वली, नायब वली ऑब्लिक, या तो नायब वली या मुक्ति। मुक्ता नहीं, मुक्ता तो वो था कौन, प्रांतीय एकता प्राप्त व्यक्ति। तो एकता का शासन कौन चलाता था, या तो नायब वली चलाता था या मुक्ति चलाता था। ये मुक्ति प्रांतों में जो कर्मचारी थे उनका स्थानांतरण और नियुक्ति भी करते थे। इन मुक्तियों का पद वंशानुगत बिल्कुल नहीं था, ये ध्यान रखेंगे। वंशानुगत नहीं था इनका पद कि भाई एक का मतलब पापा लग गया तो उसके बाद फिर बेटा और भाई भतीजा आ गया, ऐसा नहीं है मुक्ति में। अब क्या हुआ, इनमें धीरे धीरे क्या हुआ, भ्रष्टाचार होने लगा। इसमें नायब वली या मुक्ति क्या करते थे, एकता उगाने के नाम पर क्या करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। तो बलबन के समय क्या हुआ, बलबन ने क्या किया, एक अच्छा शासक है, खूंखार भी है। बलबन के समय इस नायब वली या मुक्ति की राजस्व संबंधी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की गई। वित्तीय अधिकारी, ख्वाजा नामक वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की गई। तो ख्वाजा कौन था, नायब वली या मुक्ति की वित्तीय संबंधी भ्रष्टाचार को रोकने वाला अधिकारी, वित्तीय अधिकारी था जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बलबन द्वारा नियुक्त किया गया था। इल्तुतमिश ने ऐसा नहीं किया था, इल्तुतमिश ने सिर्फ नायब वली या मुक्ति की नियुक्ति कर दी थी। तो ये स्थितियां इसमें थी। इसके बाद अगली इसकी जो स्थितियां हैं वो इस प्रकार है। इसमें दो जो विद्वान थे इल्तुतमिश ने, उनको भी संरक्षण दिया, तो उनका नाम भी अपन लिख लेंगे। शेख बहाउद्दीन जकारिया व शेख नजीबुद्दीन नक्शबंदी। दो विद्वान हैं, इनको इसने संरक्षण दिया इल्तुतमिश ने। उनके नाम है शेख बहाउद्दीन जकारिया और दूसरे का नाम है नजीबुद्दीन नक्शबंदी। इनको इसने क्या किया, संरक्षण दिया। और मिनाज सिराज को भी संरक्षण दिया। इसके बाद इसने एक काम और किया, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा था,
2.5 दिन का झोंपड़ा। कहाँ है? अजमेर में। कब बना? 1199 में। 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ। इसमें 7 मेहराबें बनवाई। मेहराबें एक मान लीजिए कि मंदिर के उसके मस्जिद के चारों जो गुम्मद होते हैं ना ऊपर चारों, इस प्रकार से 7 मेहराबें 2.5 दिन के झोंपड़े में किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने बनवाई। इसके अलावा जो स्थितियां हैं वो इस प्रकार रही कि इसके इल्तुतमिश के 3 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उनका नाम भी देख लेंगे। 3 पुत्र और एक पुत्री थी। पहला था नासिरुद्दीन महमूद प्लस दूसरा था इसका रुकनुद्दीन फिरोज शाह। 2 हो गए। और एक स्थिति ये और दूसरी स्थिति बहराम शाह प्लस रजिया बेगम। देखो, इल्तुतमिश के 3 पुत्र थे, एक पुत्री थी। नासिरुद्दीन महमूद जो बंगाल में 1229 ईस्वी में मर गया था। इसके बाद इसका छोटा भाई था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इनकी माता का नाम था तुर्कान और इनकी माता का नाम था तुर्कान खातून। क्या नाम था? तुर्कान खातून। यानी इनका माता का नाम था शाह तुर्कान और बहराम शाह और रजिया की माँ का नाम था तुर्कान खातून। ये एक ही नाम है। ये तो मर गया था। इसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को बामियान, अंतिम अभियान था इसका, बामियान अभियान के दौरान हुई थी। इसके बाद शासक बना रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। लेकिन यह अयोग्य शासक था, विलासी प्रवृत्ति का था। और इसके बाद शासक बनी रजिया, जिसने शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर लोगों से क्या किया था? अपनी सहायता के लिए, अपनी सहायता प्राप्त करने के लिए, लोगों से अपनी सहायता लेने के लिए लोगों से विनम्र निवेदन किया था कि आप मेरी सहायता करें, सल्तनत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इसलिए इसके बाद यानी कि ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह अप्रैल 1236 से नवंबर 1236 तक शासक रहा। कब तक रहा? अप्रैल 1236 से नवंबर 1236 तक शासक रहा। और इसके बाद नवंबर में रुकनुद्दीन फिरोज शाह को रजिया बेगम ने दिल्ली की ओर आते हुए रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया और अंत में उसकी हत्या करवा दी। तो नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान बनी। इस प्रकार इसमें हमने ये देखा कि इसने जो जो कार्य किए इल्तुतमिश ने और जो जो घटना इसके सामने घटी। अब हम कल इसका दूसरा पार्ट कि इसने अपने क्षेत्र को किस प्रकार से विस्तारित किया, किस प्रकार से क्षेत्र को बढ़ाया, वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पूरा विस्तार से थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसमें कुछ डेट वगैरह हैं, उनको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो इल्तुतमिश की मृत्यु की डेट आप याद रखेंगे, 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को
बामियान अभियान के दौरान हुई थी। मोस्टली आप इसको रखेंगे। अगला पार्ट क्या करेंगे, अगले दिन करेंगे। नमस्कार मित्रों, जो भी आपको स्थितियां पढ़ाई गई हैं अब तक, उनमें स्थितियां ये हैं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, सही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और बाय द वे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। और दूसरी बात यह है कि आपको लगता है कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ या थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ आपको लगता है तो ऐसा आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन जो आपकी समझ में नहीं आया हो इसी में जो पढ़ा रहा हूँ या इसके अदरवाइज कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन मुझसे पुटअप कर सकते हो एनी टाइम। लाइव आ जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि तुरंत अपनी कमेंट करिए, तुरंत आंसर लीजिए, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। फालतू बन का छोड़िएगा बस। थैंक यू लॉट ऑफ।